Let me clue you in on a certain way how a story works on human brain. स्टोरी जब आप एक सुनते हो उसके नीचे एक अंडरलाइंग मैसेज होता है और ये ऑलमोस्ट हर स्टोरी का एक फीचर है. हम अक्सर कहते हैं कि तो फिर इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, अपने आप में एक लाइन है. तो मोरल होता है हर स्टोरी के पीछे एक अंडरलाइंग मैसेज, एक इम्प्लाइड मैसेज होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम रामायण देखते हैं तो रामायण से हमें फेयरनेस का या फिर सही प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े होने का, चाहे वो आपके अगेंस्ट भी जा रहे हों, एक मैसेज मिलता है. अगर हम महाभारत देखते हैं, फेयरनेस का मैसेज मिलता है कि हमें फेयर होना चाहिए. लूट के सब कुछ खा जाने की हमारी या फिर सब कुछ एक ही हमें मिल जाए, ये नहीं होता. बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं बट कुछ ये बहुत सारे मैसेज ही एक इम्प्लाइड होते हैं स्टोरी के अंदर. जब हम किसी फ़िलॉसफी या किसी आइडिया को डिसेमिनेट करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो आप या तो डायरेक्ट बता सकते हो वो आइडिया. मैं अपना आइडिया बताऊं, एग्जांपल्स बताऊं. कम्युनिज़म एक बहुत ही बेकार आइडियोलॉजी है, ठीक है. उसका रीज़न ये है कि वो इंसान की जो इनर मोटिवेशन होती है ग्रोथ की और ग्रेट बनने की, ग्रेटनेस को अचीव करने की, उसको मार देती है क्योंकि वो सबको एक ही लेवल पे रखना चाहती है. आप एक्स्ट्रा अचीव करने की भी कोशिश करोगे, आपसे ले लिया जाएगा, आपकी कोई अचीवमेंट होगी नहीं, इसलिए आप कोशिश ही नहीं करोगे. बेसिकली ये जो हसल होता है इंसान के अंदर उसको मार देती है. इस वजह से कम्युनिज्म एक ख़राब हुआ है. इसके एग्जांपल्स आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे. और अगेन, लोग पावर हंग्री होते हैं. एक सर्टन लेवल ऑफ पावर मिलने के बाद लोग डिजेनरेट हो जाते हैं मेंटली. उस वजह से वो कंट्रीज़ डिस्पोटिज्म का शिकार हो ही जाती हैं. डिक्टेटरशिप अनअवॉइडेबली बन जाती हैं थ्रू आउट जितने भी एक्सट्रीमली कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं. ये आपको एग्जांपल के तौर पे मिल जाएंगी, चाहे वो साउथ एशिया में कंबोडिया या वियतनाम हो, नॉर्थ एशिया में रशिया हो, यूरोप में जो यूरोप की कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी वो हों, कौन सा था वो जो टूट के बहुत सारी कंट्रीज़ में बन गया, यूगोस्लाविया वगैरह. कैरिबियन में क्यूबा हो, या उसको आप लैटिन जिसमें जो भी मानना चाहते हो. साउथ अमेरिका में वेनेजुएला हो आज के टाइम पे. हर कंट्री में एग्जैक्ट सेम चीज़ होती है. हमेशा ही एक डिक्टेटर निकल के आ जाता है क्योंकि इंसान के अंदर कुछ फीचर्स हैं जो ऑल्टर नहीं किए जा सकते, वो उनके साथ पैदा होता है. पावर एक्सपोज कर देती है उन फीचर्स को, एक्सेंचुएट कर देती है. ये मेरा एक आइडिया था कि वाई कम्युनिज्म इज़ बैड, एंड मैंने आपको एग्जांपल देकर डायरेक्टली समझा दिया. एक और तरीका ये होता है कि आप एक स्टोरी सुनाओ. उस स्टोरी में हम डायरेक्ट कोई बात नहीं करेंगे, बट स्टोरी में सर्कमस्टेंसेस होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, उनकी एक आर्क होगी, उनका एक बैकग्राउंड होगा, उनकी एक लाइफ होगी. और अगर मैं ये एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि कम्युनिज्म एक बुरा आइडिया है स्प्रेड होने के लिए दुनिया में, एक बुरी आइडियोलॉजी है जिसके थ्रू, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसके थ्रू कंट्री को रन किया जाए, एक परिवार में वो एक अच्छा आइडिया हो सकता है बाय द वे. तो उसके लिए फिर मैं एक मूवी बनाऊंगा जहाँ पे वो वाला, या एक स्टोरी लिखूंगा जहाँ पे एक कंट्री है, वहाँ पे वो वाली सिचुएशन है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ है. मैं डायरेक्ट कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन आप एब्जॉर्ब कर लोगे स्टोरी को देखते हुए, ठीक है. इसलिए आइडियाज़ को फैलाने का दुनिया में सबसे एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट वे होता है स्टोरी टेलिंग. वो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है क्योंकि ना हम इंसान एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाते. ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर से मेरा मतलब है 98%. इवन एग्जाम्पल देख के भी हमारे लिए एग्जाम्पल्स भी एक तरीके का डेटा होता है. पर अगर जैसे मैं आपको बोलूँ, गाज़ा में उसमें 20,000 लोगों की जान चली गई. आई डोंट नो कितनी ही गई है, एक एग्जांपल नंबर. आपको दुख होगा यार 20,000 लोग मर गए ये वो, बट आपको एक दिल के अंदर छेद नहीं होगा इससे. पर अगर एक जो टर्किश बच्चा था जिसकी बॉडी मिली शोर्स पे, आई थिंक टर्की के शोर पे, सीरियन बच्चा था, आइलान कुर्दी जिसका नाम था, उस एक पिक्चर ने पूरी दुनिया को हिला दिया. आज पूरी दुनिया में जो माइग्रेशन क्राइसिस है, टू सम एक्सटेंट उस एक इवेंट को, उसका श्रेय टू सम एक्सटेंट दिया जा सकता है. बट क्योंकि वो इतनी मूविंग पिक्चर थी, उसने हमें हिला दिया. 20,000 लोगों की मौत
कि जब आप न्यूज़ सुनते हो ना तब नहीं हिलते आप इतने। सूडान में 20,000 से पता नहीं कितने ज़्यादा लोग मर चुके हैं अभी तक, आपको शायद पता भी नहीं होगा सूडान में सिविल वॉर चल रही है, या पता होगा तो यू एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट डोंट रियली केयर। तो बट उस एक पिक्चर को अगर आप देखोगे तो आप सोचोगे, शायद पूरा दिन आपके दिमाग में वो बात आती रहे। इसका मतलब ये होता है कि हमें ना चीज़ों को उनकी स्पेसिफिसिटी में जानने में हेल्प मिलती है, हमारा ब्रेन क्लियरली ग्रास्प कर पाता है उस चीज़ को स्पेसिफिसिटी में जाने में। फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, थिएटर, ड्रामा, इसमें जो ये कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिसिटी का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। दुनिया में कोई भी ऐसा एक्टर एक अच्छा एक्टर कंसीडर नहीं किया जा सकता जो जब तक अपने कैरेक्टर की स्पेसिफिसिटी में ना जाए। नीदर डायरेक्टर अच्छा डायरेक्टर कंसीडर किया जा सकता है जब तक कि वो एक चीज़ को लेज़र फोकस करके उस चीज़ को निकाल के ना लेके आए। मैं कोई एग्जांपल बताता हूँ इसका। शोले में जो गब्बर का रोल है, आइकॉनिक रोल है, राइट? वो क्यों रोल है आइकॉनिक? क्योंकि उसने एक बहुत ही स्पेसिफिक किरदार निभाया है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल बना है। वो एक ख़ास तरीके से कुछ खाता है, एक ख़ास तरीके से हंसता है। उसकी क्रूअल्टी के एग्जाम्पल्स हैं। गोली मार दिया 3 बंदों, तुम भाग के कैसे आ गए, वो भी उनको रोस्ट करते करते। ये सारे मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आप लोगों को ये समझाने के लिए कि स्टोरी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इंसान की लाइफ में, और उसके कहने का तरीका कितना ज़्यादा फंडामेंटली इम्पोर्टेंट होता है। और मैं क्यों इतनी सफाई दे रहा हूँ यहाँ पे, या क्यों इतनी भूमिका बांध रहा हूँ, वो इसलिए कि मैंने एक वीडियो बनाई 2 दिन पहले, जिसके में मैंने बात की कि यार उन्होंने अनुभव सिन्हा की जो 814 आई है, IC 814, जो कंधार हाईजैकिंग के ऊपर बेस्ड है, उसमें उन्होंने हिंदू नाम दिखाए हैं जो अगवा करने वाले थे, उनको हाईजैकर्स जो थे उनके। अब उसका जो लोग काउंटर दे रहे हैं कि यार वो दिखाए थे, उसका एक रीज़न है, क्योंकि रीज़न ये है कि वो इन कोड नेम्स थे एक्चुअली, उनमें से 2 के ये वाले कोड नेम्स। ओके, मैं टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर, मैं अवेयर नहीं था उस चीज़ से। अगर मैं अवेयर होता शायद अपनी बात थोड़ा सा दूसरे ढंग से रखता। मेरे 2 बहुत ही लॉन्ग टाइम फॉलोअर और बहुत ही अच्छे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने ये चीज़ मुझे पॉइंट आउट की, एंड थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें उससे सीखने को मिलता है, एंड मैं आप लोगों की इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे इससे रिफ़्लेक्ट करने को मिला, रिसर्च करने को मिला, समझने को मिला, अपने पॉइंट्स को शार्प करने को मिला। तो मैंने थोड़ा सा इस पर सोचा कि यस, सबसे पहले तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे वो डेटा पॉइंट नहीं पता था। उसके बाद मुझे वो पता चला। अगेन, मैं शायद वो वीडियो फिर भी बनाता, लेकिन मेरी बात थोड़ी सी मैं डिफरेंट तरीके से रखता। अब जो मैंने पहले कहा उसकी, और बाय द वे, आप लोग ऐसा इसलिए कर पा रहे हो, आप लोग इवन दो आप, मुझे पता है कि आप जानते हो कि वो एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई स्टोरी है, वो जानते हुए भी आप उनकी साइड इसलिए ले रहे हो, या फिर उनकी साइड नहीं ले रहे, उनका डेटा पॉइंट इसलिए फॉरवर्ड कर रहे हो, या फिर उनकी साइड की स्टोरी या लॉजिक मुझे बता रहे हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हो, राइट? आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, मार्कर है ग्रोथ का, और एक तरीके के मैच्योरिटी का। यू विल बी एबल टू गो फर्दर इन लाइफ अगर आप दूसरे बंदे का स्टैंड पॉइंट सुन सको या सोच सको। मैं भी आप ही की तरह था बिल्कुल। ये इस मामले में नहीं कि मैं दूसरे का नहीं सोच पाता, इस मामले में कि मैं सोचता था नहीं यार, इतना कौन कॉन्स्पिरेसी करता है, इतना कौन सोच के बनाता है नेगेटिव वे में एक सर्टेन सोसाइटी को। पर आप नोटिस करते हो एक पैटर्न, आप नोटिस करते हो ये कोई नत्थु खैरा बंदा नहीं है, ये एक मूवी मेकर है। ही हैज़ सम एक्सपीरियंस। जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है स्क्रिप्ट के बारे में, या नैरेटिव के बारे में, या कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में, या कैरेक्टर के बैकग्राउंड के बारे में, एस्टैब्लिश कैसे किए जाते हैं सर्कमस्टांसेस एक शो या एक स्टोरी में, एक नैरेटिव में, कैरेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सारी चीज़ें, जो वो चीज़ें कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, उनके पीछे उनका बैकग्राउंड कैसे इंपॉर्टेंट है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें करने में, ये सारी चीज़ें एक डायरेक्टर के का ब्रेड एंड बटर है भाई।
सोते जागते उसके मन में यही आइडियाज़ घूमते हैं। एज ए डायरेक्टर क्या हो आप, आपको एक स्टोरी मिल गई, अब आपको सोचना है कि अब मैं इसे बेस्ट वे में कम्युनिकेट कैसे करूं स्टोरी पे, स्क्रीन पे, क्योंकि स्टोरी तो पेपर पे है, स्क्रीन प्ले भी पेपर पे ही है। अब आप जब एक कैरेक्टर उसे फिजिकली एक्ट करेगा तो क्या पता वो ऐसे खुजली करता हो जिसका कुछ मतलब है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या उसकी आंख फड़कती हो एक सर्टेन स्टिमुलाई पे। ये चीज़ें एक अच्छा एक्टर खुद से भी लेके आ सकता है, लेकिन ये एक डायरेक्टर भी कम्युनिकेट कर सकता है कि वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, या फिर सजेस्ट कर सकता है आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा लगता है। तो ये लोगों का ब्रेड एंड बटर है ये। अब ये एक अच्छे फिल्म मेकर है या नहीं, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। हाँ उस पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। हंसना नहीं चाहिए, राइट, हर किसी का अपना काम है। तो क्या ये लोग इतने नाइव हैं कि इनको पता नहीं चलता और ये गलती से सेम काम कर देते हैं हर बार? ऐसा नहीं है। ये लोग डेलिबरेटली स्टोरी को इस तरीके से कहते हैं कि उनके अंदर जो इम्प्लाइड मैसेजेस होते हैं ना, देखो मैं एक बात आता हूँ, उनके होंगे कोड नेम उन्हीं नामों से जिनकी बात हो रही है, लेकिन जब एक डायरेक्टर एक मूवी बनाता है तो वो सर्कमस्टांसेस को एस्टैब्लिश करता है, वो बताता है कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, चाहे वो लॉन्ग रन में बताए, सस्पेंस रख के एट द एंड ऑफ द डे क्लैरिफाई करे, या साथ के साथ एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस क्लैरिफाई करता चला जाए। स्पेशली इस तरीके से कुछ मूवीज़ होती हैं जो डेलिबरेटली वेग होती हैं, उनकी एक अलग बात है, वो आर्ट, इस तरीके की आर्ट फिल्म नहीं है ये, या शो नहीं है, ये एक रियलिटी बेस्ड टू बी फेयर एक शो है। तो और इस तरीके के आपको मिल जाएंगे 1.5 लाख एग्जाम्पल बॉलीवुड में। और ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, मैं आपको एक इन जनरल ये फिनोमिनन एग्जिस्ट करता है पूरी दुनिया में कि जितने भी आर्ट्सी लोग होते हैं या इस आर्ट से रिलेटेड फील्ड में लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, वो नेचुरली एक लिबरल, जो ओरिजिनल क्लासिकल लिबरल की वैल्यू है उस साइड पे टिल्टेड होते हैं। तो इनके अंदर एक कंपैशन होता है, एंड हियर आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड सी थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। तो उनके अंदर एक कंपैशन होता है, और वो कंपैशन अपने आप ही ऑटोमेटिकली फॉर सम रीज़न इन फेवर ऑफ माइनॉरिटी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार माइनॉरिटी ठीक हो, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये हमेशा ही इन फेवर ऑफ माइनॉरिटी होता है। अब मैं यानी ये नहीं कह रहा कि माइनॉरिटी गलत है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए में देखोगे, हॉलीवुड में जो मूवीज़ बनती हैं उनमें बिना किसी एक्सेप्शन के हमेशा ही जो यूएसए की मेजर माइनॉरिटी जो कि वहाँ रेस बेस पे है, उनको पॉजिटिव लाइट में ही दिखाया जाता है। स्पेशली पिछले 30-40 सालों में इंडिया में जो मेजर माइनॉरिटी है वो रिलीजियस बेस पे है, मुस्लिम्स हैं वो, इंडिया में उनको हमेशा एक पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाता है। ओवरवेलमिंगली आपको ये दोनों ही एग्जांपल मिल जाएंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे मूवी इंडस्ट्री में अपने अपने ग्रुप्स को, इंडिया में अपने रिलीजन वाइज, वहाँ पे अपनी एथनिसिटी वाइज। मैं ये इनमें से मैं ये कुछ नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ एग्जिस्ट करती है ऑन ग्राउंड। अब आप, ये आपका पर्सनल वो होगा कि इसमें अगर आपको कुछ गलत लगता है, आपकी वो है समझ। तो ये एक फिनोमेनन एग्जिस्ट करता है कि एक सर्टेन बायस आपको नज़र आएगा, वहाँ तक टूवर्ड्स इन फेवर ऑफ माइनॉरिटी, वहाँ तक मुझे पर्सनली कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद शुरू हो जाता है कि वो जाने लग जाता है अगेंस्ट द मेजॉरिटी। इंडिया में हिंदू रिलीजन है, यूएसए में, मैं 2 एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ यहाँ, यूएसए में वहाँ की वाइट पॉपुलेशन है, वहाँ से ये प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाता है और सोसाइटी में एक रिफ्ट क्रिएट करनी शुरू कर देता है, और सोसाइटल प्रॉब्लम्स या हेट एक दूसरे के प्रति या ग्रीवेंस एक दूसरे के प्रति लाना शुरू कर देता है। और वहाँ इस पॉइंट के फर्दर जो हो रहा है उससे हर किसी को, चाहे वो इन माइनॉरिटी से लोग आते हो, चाहे मेजॉरिटी से आते हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे वो क्रिएटिव बैकग्राउंड से हो, हर किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर एक फर्दर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगा। हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जाएगा
और डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री का अगर आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देखना है तो हमारे पड़ोस में एग्जांपल है उनकी, अगेन उनके देश में हर तरीके की संसाधन उपलब्ध है, हर तरीके के। अगर वो सिर्फ थोड़े से ट्रूथफुल और ऑनेस्ट होते और थोड़े से अपनी जो दुश्मनी की पैशन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर पाते, ट्रूथफुल हो पाते, तो वो बहुत अच्छा तरक्की कर सकते थे। एंड आई हैव नथिंग टू अगेंस्ट देम। इनफैक्ट ये जो मैं कह रहा हूँ ये शायद उनके फेवर की बात है। तो इसलिए ये चीज़ होनी चाहिए। और आर्ट का मतलब ये नहीं होता झूठ फैलाना। और झूठ ना एक ऐसा वायरस है, दुनिया की सबसे जितनी भी बुराइयां हैं ना, जो भी आप बुरी से बुरी चीज़ सोच सकते हो, कैनिबलिज्म तक, उन सब बुराइयों में झूठ दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। क्योंकि झूठ एक ऐसा कैंसर होता है जो जहाँ आप उसे लगा दोगे ना वो फिर रह नहीं जाएगा, वो बड़ा होना शुरू होगा फिर वहाँ से, एग्जैक्टली जैसे कैंसर बिहेव करता है, और वो फिर फैल जाएगा पूरे सिस्टम में। तो ये एक प्रॉब्लम है। सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, ये एक बहुत ही डीप बैड एस कंट्री का हमारा टैगलाइन है, और ये किसी वजह से है, बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल है। क्योंकि देखो एक और नई चीज़ यहाँ पे, क्योंकि हम चलते जा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। दुनिया में अगर आपको किसी एक चीज़ को फॉलो करना हो, सिर्फ एक चीज़, आप कहोगे यार हिंदू पार्टीज ऐसी हैं, मुस्लिम पार्टीज ऐसी हैं, ये क्रिश्चियन पार्टीज ऐसी हैं, हर रिलीजन में आपको एक्सट्रीमिज्म मिल जाएंगे, आपको हर विचारधारा में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल जाएगी, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगेगा कि यार ये दुनिया ना बस ऐसी, बस सब हर कोई बेकार है और हर आइडियोलॉजी में नेगेटिविटी है, मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा। तो आप थोड़ा सा नाइलिज्म में चले जाओगे। नाइलिज्म है ही एक्चुअली यही, जब इंसान का दुनिया में जितनी चीज़ें उसके सामने है, जब उसको उनकी वर्थलेसनेस नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो एक वैल्यू है जिसे जो है ट्रूथ, वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है सो फार लाइफ में, तो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो ये कर रहे हैं बेसिकली, जो ये मूवी इंडस्ट्री है जो वहाँ करती है यहाँ करती है, तो ये इनका पीछे मोटिव आप सोच रहे हो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये कंडीशन करना चाहते हैं लोगों को एक सर्टेन वे में सोचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इसी IC-814 में इन्होंने गलत तो इन्होंने किया था, वो इन्हें पता है। उसका रीज़न ये है कि अब इन्होंने डिस्क्लेमर डाल दिया है पहले। पर एक मैं आपको पूछता हूँ आपसे, कितने लोग डिस्क्लेमर देखते हैं या स्किप कर देते होंगे आपके हिसाब से? कोई भी नहीं देखता। उसके अलावा भी इन्होंने जो ये डिस्क्लेमर डाला है ना, ये सिर्फ इंडिया के लिए डाला है। नेटफ्लिक्स, आपको पता ही होगा जो फॉलो कर रहे हैं इस इशू, सिर्फ इंडिया के नेटफ्लिक्स के लिए डाला है, इंडिया के बाहरों के नेटफ्लिक्स में नहीं है। ये अब एक प्रूवेबल 2 नंबरी है जो इन्होंने की है। डिस्क्लेमर डालने का मतलब इनको पता था, इनको रियलाइज़ है कि हमने कुछ तो की है 2 नंबरी, ठीक है। और उससे बड़ी 2 नंबरी ये की है कि इन्होंने सिर्फ इंडिया के वाले वर्जन में की है, राइट। और उसके बाद फिर बहुत सारे पुराने बयान, ये जो अनुभव सिन्हा डायरेक्टर हैं इनके आ गए और ये वो। तो यार पहले तो मैं फिर भी थोड़ी इज्जत से बात कर रहा था, पर अब ये लोग लिटरली प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो ट्रूथ को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और इसके लिए एक टर्म मैं भूल गया, एक KGB का एक्स एजेंट था, उसका एक बड़ा इंटरव्यू पड़ा हुआ है, ग्रेगरी समथिंग, पता नहीं, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है इस वक्त। अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि किसी दिन उस पर रिएक्ट करेंगे, किसी दिन उस पर रिएक्ट करेंगे किसी दिन। मैं सोच रहा हूँ कि एक नया चैनल बनाऊँ, मुझे सजेस्ट भी किया था कुछ व्यूअर्स ने, और फिर उस चैनल पे रिएक्शंस में डालना शुरू करूँगा, क्योंकि इस चैनल पे ये उड़ जाए, हो सकता है कुछ स्ट्राइक, इस पर एक स्ट्राइक भी आ रखी है, तो अगर ज़्यादा करेंगे तो एनीवे। तो उस बंदे ने एक बात आई थी कि सबवर्जन, मैं एक नई टर्म दे रहा हूँ आज, इंटेलेक्चुअल सबवर्जन। ये लोग कह रहे हैं या कर रहे हैं बेसिकली।